बता दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, यस, बोलो, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन सर। क्वेश्चन बेटा कल से क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। कल से हम सारा जो क्वेश्चन जिसके जिसके प्रॉब्लम आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। आज हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करना है पहले, ठीक है। हम लोग जो है कि थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे और कैसे सेल से पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है वो जानेंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या करता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सॉरी केमिकल एनर्जी इनटू एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इसमें इस सेल की बनावट कैसे है और ये काम कैसे करता है। इसमें इस तरह की जो सेल होती है, इस सेल में दो हाफ सेल होती है, ठीक है। दो हाफ सेल होती है। हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं डैनियल सेल। ठीक है, ये जो डैनियल सेल होती है ये जिंक और जिंक सल्फेट से बनी होती है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट से बनी होती है। ये दो चीजें होती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे दो हाफ सेल होती है। इन दोनों सेल को साल्ट ब्रिज से जोड़े होते हैं। ये साल्ट ब्रिज है, यहाँ कॉटन प्लग लगा होता है, ठीक है। इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। साल्ट ब्रिज, ब्रिज का मतलब तो पता ही हो गया कि ये पुल है जो दोनों सेल को जोड़ रहा है। और इसको साल्ट ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाई मोबिलिटी वाले साल्ट होते हैं। हाई मोबिलिटी वाले साल्ट होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट तेजी से होता है। इसके अंदर केसीएल पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक जेल भरा होता है जिसको हम कहते हैं एगार एगार जेल, ठीक है। केवल हम ये जान लेते हैं केसीएल भरा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं केसीएल प्लस अगार अगार जेल, ओके। इसके अंदर एक रॉड है जिंक की, जेडन। सर अगर अगर फंगस है ना। हाँ, ये सर फंगस, अगर हाँ फंगस से बना हुआ एक जेल होता है, ठीक है, जो कि प्रिकर्सर का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे ये कॉपर है Cu, इसको हम एनोड के रूप में लेंगे और इसको हम कैथोड के रूप में लेंगे। कैथोड, ओके। ये कॉपर रॉड है, ठीक है, ये जिंक रॉड है। ये हमारा एनोड इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। इसके बाद इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। इसमें जो है कि ये एक मीटर होता है जो कि करंट की कंडीशन या बैटरी की कंडीशन को बताएगा। इसके अंदर भरा हुआ है यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 और इसके अंदर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अब इसमें होता कैसे, ये काम करता है। अगर इसमें ये साल्ट ब्रिज ना हो तो ये सेल काम नहीं करेगी। पहला तो ये जान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट ब्रिज है। बिना इस साल्ट ब्रिज के ये काम नहीं करेगा। अब कैसे क्या होता है देखो यहाँ पे, ये हमारा जो एनोड है जो जिंक का बना हुआ है,
इसमें इस रॉड में से जिंक आयन निकल करके सोल्यूशन में आएगा, Zn2+, ये सोल्यूशन में आएगा। और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, एनोड से कैथोड की ओर जाना शुरू किया। और जो सोल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट है ये भी ब्रेक करेगा, Zn+2 और प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इस सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, तो ये टूटेगा 2 पार्ट में, Cu2+ और SO4- में, ठीक है। और यहां पे ये जो कॉपर है चला जाएगा इसके ऊपर, आई बात समझे। और ये कॉपर जब इसके ऊपर जाएगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे, वो इस कॉपर से जाके मिल जाएगा और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ फिर से बन जाएगा Cu। क्या बनेगा? Cu, ठीक है। अब ये जिंक का सोल्यूशन के अंदर आना, इलेक्ट्रॉन का एनोड से कैथोड की ओर जाना, फिर कॉपर का जो है कि इलेक्ट्रोड की ओर आना, और इस सल्फेट का साल्ट ब्रिज की ओर मूव करना, और इस जिंक का साल्ट ब्रिज की ओर मूव करना, पूरा एक सर्किट बना देता है। देखो कैसे, जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर आया, फिर ये जिंक मूव किया साल्ट ब्रिज की ओर, साल्ट ब्रिज की ओर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर गया, तो तुरंत कॉपर का मूवमेंट इधर हो गया, कॉपर जाकर के रिड्यूस हो गया और धीरे धीरे इसके ऊपर जमा होने लगेगा, इसके ऊपर जमा होने लगेगा, और जो सल्फेट आयन है वो इधर की ओर आएगा, और पूरी सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और करंट फ्लो करना शुरू कर देती है, करंट फ्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये बात समझ आया? तो इस तरह से ये सेल काम कर रही है। अब यहाँ पे इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इस सेल के अंदर यहाँ पे हो रहा है, Zn टूट करके क्या बना रहा है? Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? इस सेल के अंदर कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, ये हो रहा है रिडक्शन। तो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, और दोनों मिल गए तो हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। और इस तरह से एक सेल काम करती है, एक सेल जो है इस तरह से काम करती है। अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो हम फिर से एक बार बता दें सारी चीज, ठीक है। एक बार फिर से देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ? कैसे? ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है 2 हाफ सेल की बनी होती है, 2 हाफ सेल की बनी होती है, ठीक है। ये हाफ सेल जब आपस में मिल जाती है पूरी एक कंप्लीट सेल बन जाती है। इसमें हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया वो डैनियल सेल है। इस डैनियल सेल में एक सेल के अंदर जिंक रॉड है और जिंक सल्फेट है, दूसरे सेल के अंदर यहाँ पे कॉपर रॉड है और कॉपर सल्फेट है। दोनों सेल को हमने साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। इस साल्ट ब्रिज के अंदर जो है कि पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ है अगार अगार जेल के साथ, ठीक है। अब होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है? जैसे ही साल्ट ब्रिज से हम जोड़ेंगे दोनों सेल को, तो जिंक आयन इंटर करने लगता है सॉल्यूशन के अंदर, ये Zn+2 के फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो जाएगा और ये फ्लो करना शुरू कर देगा इधर से,
और ये हमारा जिंक आयन जो है साल्ट ब्रिज की ओर आएगा, मगर इसके अंदर जाएगा नहीं, केवल आएगा। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है कॉपर सल्फेट से अलग होकर के इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर के रूप में आ जाएगा। ये कॉपर आयन है और यहाँ पे कॉपर बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे देख ले, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो ये जाकर के यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और ये सल्फेट आयन इधर मूव करेगा मगर अंदर नहीं जाएगा, केवल अपने चार्ज को ट्रांसफर कर देगा। तो इधर जिंक ट्रांसफर कर रहा है चार्ज, इधर सल्फेट चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, और इस वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाती है और करंट का फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एनोड टू कैथोड, तो जो करंट है वो करंट फ्लो करेगी कैथोड टू एनोड। बात समझ आई सबको? सेल सबको समझ में आया? ये किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बन जा रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन इसमें हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब एक इससे बात जान लेते हैं कि साल्ट ब्रिज का काम क्या है। साल्ट ब्रिज का पहला काम है इंटरनल सर्किट को जोड़ना। ये हमारा इंटरनल सर्किट का काम कर रहा है, ये इंटरनल सर्किट का काम कर रहा है, दो सेल को जोड़े हुए। दूसरा काम है कि इसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा मेंटेन है। न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, मेंटेन है। तो दो काम हम याद रखेंगे, एक तो ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है, दूसरा इसमें चार्ज फ्लो आसानी से होते हैं, तीसरा ये न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ये तीन वर्क होते हैं। अगर इस साल्ट ब्रिज को यहां से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि इफ वी रिमूव साल्ट ब्रिज आफ्टर सम टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेल देन व्हाट विल हैपन। अगर कुछ समय के बाद हम सेल में से साल्ट ब्रिज को हटा दें तो क्या होगा। साल्ट ब्रिज को हटा दोगे सर्किट खत्म हो जाएगा, इंटरनल सर्किट टूट जाएगा, जो है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा लेकिन सर्किट फ्लो पूरी ना होने की वजह से, चार्ज पूरे ना होने की वजह से सेल काम नहीं करेगी। इसके अंदर जिंक आयन का एक्युमुलेशन होने लगेगा, इसके अंदर सल्फेट आयन का एक्युमुलेशन हो जाने लगेगा, बैटरी खराब हो जाएगी। बैटरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अगर हमने साल्ट ब्रिज निकाल दिया तो सेल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, काम नहीं करेगी। तो इसमें साल्ट ब्रिज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, और इसके थ्रू चार्ज का फ्लो जो है बहुत आसानी से होता है। तीसरा चीज की ये जो न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो सब कोई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है यहाँ पे। अभी हम बोर्ड पे लिख देते हैं फंक्शन। ये नोट हो गया सबका, सबने नोट कर लिया ये? कृष्णानंद सर हो गया? अटेंडेंस थोड़ा देख लेना, तो 34, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया डैनियल सेल इस तरह से वर्क करती है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है कि कहां से क्या क्या होता है, ठीक है। पहला चीज ये यहाँ पे नोट करेंगे हम कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लो
from एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। सेकेंड हम जानेंगे करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। पहले पोटेंशियल निकालना, अगर इस सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो ई सेल इक्वल टू कंसिडर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यहां पे अगर इस सेल का पोटेंशियल निकालना है तो इसकी पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को घटा देंगे तो हमें इस सेल का पोटेंशियल पता लग जाएगा। इस सेल का पोटेंशियल में से इस सेल के पोटेंशियल को घटा देंगे तो इसका पता हमें लग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, पहले एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन ऑफ सेल, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये तो बना करके हमने प्रेजेंट किया, इसको अगर हमें लिख करके प्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। इसको लिख के प्रेजेंट करना है तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2 प्लस, यहाँ पे AQ लिख देंगे, यहाँ पे डबल लाइन खींच देंगे और यहाँ पे Cu2 प्लस Cu लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे AQ लिख देंगे। ये हिस्सा हमारा बता रहा है एनोड को, हमेशा एनोड को बताएगा। ये हिस्सा हमारा साल्ट ब्रिज बता रहा है, साल्ट ब्रिज, और ये हिस्सा हमारा जो है कैथोड को बता रहा है। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को देकर के बोलेगा कि इसका सेल बनाइए, रिप्रेजेंट करिए। यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और यहां पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, इसलिए ये हमारी हो गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हमारा हो गया रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। अब इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज लिख लेते हैं। इसको नोट कर लिया होगा, एक फोटो क्लिक कर लो, हो जाएगा स्क्रीनशॉट से। चलिए इरेज कर देते हैं, और फिर यदि न्यूमेरिकल देख लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। पहला है इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट। सेकेंड, it help in
movement of charge from one cell to one half cell to another half cell. And third is maintains neutrality of cell. ठीक है, ये तो हो गया इसके फंक्शन। अब क्वेश्चन यहां पे है, ये नोट हो गया, सब नोट कर लो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन if salt bridge is removed। अगर साल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? ओके, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर यहाँ पे हम लिखते हैं पहला ऑप्शन, पोटेंशियल ऑफ सेल will increase second option, accumulation of charge around both electrodes takes place C हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप टू 0 और D हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलो आंसर बताओ तो, अगर रिमूव कर दिया जाए साल्ट ब्रिज को तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि सेल का पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, दूसरा एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होने लगेगा अराउंड द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, तीसरा ऑप्शन है कि पोटेंशियल ड्रॉप टू 0, पोटेंशियल ड्रॉप होके 0 हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है कि हाँ बोलो भाई। सर थर्ड ऑप्शन। सर सी होगा, सी आंसर। सी आंसर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप टू 0। क्यों? अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि वाई, ऐसा क्या होगा? अगर सर वो सर्किट इनकम्प्लीट होगी और उस समय क्या होगा? करंट फ्लो होगा कि नहीं? करंट फ्लो होगा
उस समय करंट फ्लो होगा कि नहीं? सर नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं हो पोटेंशियल ड्रॉप टू जीरो हो गया मतलब नो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ही हो गया कि वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। वेरी गुड, चलो अच्छा ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और देखो, छोटा सा टाइम तो है अभी हमारे पास, यहाँ पे नोट कर लिया इस क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बुक में कहीं अलग से मिलेगा नहीं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कुछ समय के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? इफ आफ्टर सम टाइम after some time electrochemical cell stop to work। ठीक है, अगर अगर कुछ समय के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करना बंद कर दे तो क्या होगा? बताओ। पहला ऑप्शन है यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ metal ion towards anode increases। दूसरा, पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल increases। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन रिडक्शन हाफ सेल decreases and potential also decreases। और चौथा ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो बता दो भाई। क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर दे तो मेटल आयन जो है कि एक्युमुलेट करना शुरू कर देगा, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू कर देगा एनोड की साइड में। पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का है वो बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन रिडक्शन हाफ सेल में घट जाएगा और उसका पोटेंशियल भी घट जाएगा।
और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। कोई बताएगा? ये सब बहुत प्रीसियस क्वेश्चन है, बहुत महंगे क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहीं ढूंढने पर मिलेगा नहीं। बताओ भाई। कोई बता रहा है? नहीं पता किसी को? आशुतोष कुमार सिंह, अमन कुमार सिंह, अमन सिंह, नेक्स्ट अमन सिंह। सर मेरे को लास्ट का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, सी और डी दोनों। डी जो लिखा है उसमें लिखा है ऑल ऑफ द एबव। डी ऑल ऑफ द एबव है। कृष्णानंद, आकांक्षा सिंह, सी होगा क्या? सी आदर्श, होगा क्या? सर, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। और कोई? और कोई बताएगा? गौरव, अश्विन, अर्पण, अमित, क्या होगा? चैट में लिख के बताओ, बोलो नहीं, चैट में लिख के बताओ, लिख के बताओ, बोलो नहीं। सी। चलो हम बता देते हैं। पहले देखो, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर ऑप्शन लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसमें ध्यान रखो कि कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और उसमें मोस्टली क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव आ जाता है। देखो इसमें सारा काम होगा। इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द एबव। देखो एक तो पहले मेटल आयन जो है कि एनोड वाले सेक्शन में, यानी ऑक्सीडेशन हाफ शेल में एनोड के चारों तरफ जो है कि मेटल आयन जैसे जिंक आयन इकट्ठा हो जाएगा, अगर डैनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जब इकट्ठा होगा तो उसका पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ शेल पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और दूसरे वाले चेंबर में जो दूसरा वाला हाफ शेल है उसमें मेटल आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल आयन निकल करके पूरा कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा और उसका पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, उसका पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ, नए